उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा के लिए हम कुछ करंट अफेयर से लेकर संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये चर्चा में रहे हैं तो संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, बात करेंगे आज संयुक्त राष्ट्र जो मुक्त समुद्र संधि के बारे में। ठीक है, संभावित क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र मुक्त समुद्र संधि के प्रमुख प्रावधान और निहितार्थ क्या हैं। क्या आपको लगता है कि मुक्त समुद्र संधि महासागर और ग्रह के लिए एक सफलता है? ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है, इसी के आसपास क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मुक्त समुद्र संधि क्या है। ठीक है, संदर्भ क्या रहा कि ये हाल ही में जो चर्चा में रही, क्यों रही चर्चा में, कि यह खुले समुद्र की रक्षा के लिए, ध्यान रखना, खुले समुद्र की रक्षा के लिए दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, दुनिया की पहली, जो कि यूएन के द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, जो मुक्त समुद्र संधि के बारे में देखते हैं तो मुक्त समुद्र संधि हाई सी ट्रीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जो दुनिया के महासागरों के प्रशासन, ये यहाँ पे लाइन ध्यान रखना, दुनिया के महासागरों के प्रशासन और उपयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, ये लाइन आप लोगों के लिए मोस्ट है। ठीक है, महासागरों के प्रशासन और उपयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे, ठीक है, ये तो राष्ट्रीय क्षेत्र इससे परे, क्योंकि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। जैव विविधता या बीबीएनजे क्या है, इसको कहते हैं मरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, पर संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब जैव विविधता और बीबीएनजे के पर संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मुक्त समुद्र संधि की विशेषताएं क्या हैं। अंक्लोज की अगर बात कर लें तो अंक्लोज क्या मतलब, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, अंक्लोज ये 1982 में अपनाया गया था। ठीक है, और लेकिन ये 1994 से प्रभाव में आया, 1994 से प्रभाव में आया और इसको 82 में अपनाया गया था। ठीक है, 1982 में अपनाया गया था। अंक्लोज के तहत बातचीत, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है कि जो अंक्लोज जो संगठन है उसके तहत इससे बातचीत क्या है, इस संधि पर 1982 यही बात कर रहा है कि जो अंक्लोज के बारे में। ठीक है, 1982 के अंक्लोज के तहत बातचीत की गई। ठीक है, जो कानून अंक्लोज में बने थे उसके तहत बात की गई है संयुक्त राष्ट्र समुद्र संधि में। ठीक है, जो समुद्री संसाधनों के संबंध में देश के अधिकारों को नियंत्रित करता है। ठीक, अंक्लोज को उसमें शामिल किया गया है, या अंक्लोज को शामिल करके बात की गई है। पर्यावरणीय प्रभाव जो आकलन, दूसरी विशेषता क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय जल में प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव जो है अध्ययन करने की आवश्यकताओं का परिचय देता है। ठीक है, जो भी कार्यकलाप होंगे उसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है, लाभ साझा करने के दिशा निर्देश। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय जल में वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, देखिए कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, अगर वो आपको सही से याद हैं और क्वेश्चन में रख दी गई, जैसे वैसे तो बहुत कुछ समझा दोगे ना अपना जो लिख के आ जाओगे, लेकिन कुछ शब्दावलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे रखना। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय जल में वैज्ञानिक जो अनुसंधान द्वारा एकत्र किए गए समुद्री आनुवांशिक संसाधनों, ठीक है, समुद्री आनुवांशिक संसाधनों के लाभों को साझा करने के लिए सिद्धांत भी स्थापित करती है। मतलब अगर वैज्ञानिकों ने कुछ खोजा है समुद्र में तो उससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इस पर भी बात करेगी। जैव विविधता संरक्षण की भी बात करेगी। यह जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता को पहचानता है। इस संधि में दुनिया के 30% महासागरों की रक्षा, ये शब्दावली, ठीक है, ध्यान रखना, रक्षा करने और समुद्री संरक्षण के लिए धन बढ़ाने का प्रस्ताव है। समझ में आई बात, ये इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, मुक्त समुद्र संधि का महत्व बात कर लेंगे। क्या इसका महत्व रहेगा? अब देखिए, पहला महत्व रहेगा कि अगर ये लागू होता है तो कुछ हद तक तापमान में कमी मेंटेन करना आसान हो जाएगा। देखिए, वैश्विक तापन समुद्र में तापमान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।
जिससे बार बार और तीव्र तूफान आ रहे हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय भूमि जलभृतों में लवणता बढ़ रही है। यह संधि महासागर प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन तत्काल चिंताओं को संबोधित करेगी जो पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए आपको की पॉइंट याद करने हैं। समुद्र संधि के महत्व क्या होगा, तो भैया तापमान में कमी, ठीक है, ये संभावना रहेगी। दूसरा क्या है, 2030 जो है एजेंडा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब 2030 क्या एजेंडा है देखिए, नया समझौता समुद्र के सामने आने वाले खतरों को संबोधित करने और 2030 एजेंडा सहित महासागर से संबंधित लक्ष्यों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात आई समझ में। अब क्या है एजेंडा 2030, भैया एसडीजी की बात कर रहा है। ठीक है, एसडीजी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ये डायग्राम है, देखना आप लोग। आगे देखते हैं कि क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। भाई क्षमता निर्माण होगा जब सब लोग एक साथ काम करेंगे, एक कानून में बंध के करेंगे, तो क्षमताओं का क्या होगा, नई क्षमताओं का निर्माण होगा और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। वही बात अभी पीछे कही गई ना कि अगर कोई वैज्ञानिक कुछ खोजता है, कुछ जो अनुसंधान करता है, तो उसका संपूर्ण जो विश्व को फायदा मिलेगा। ठीक है, यह संदेश संसदागत क्षमता और राष्ट्रीय नियामक ढांचे या तंत्र के विकसित और मजबूती सहित क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के महत्व को रेखांकित करती है। ठीक है, अब बात करेंगे जो मुक्त समुद्र संधि के बारे में। ठीक है, देख लीजिए 1958 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार मुक्त समुद्र संधि किसी देश के विशिष्ट आर्थिक, ये चीज ध्यान रखना, किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे, ठीक है, समझ रहे हो, जो अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र होता है विशिष्ट वाला, उससे परे की बात कर रहा है, परे महासागर के हिस्से हैं। ठीक, समझ में आ गया। वे किसी एक देश के जो अधिकार क्षेत्र से परे हुए हैं। देखिए क्या होता है कि अगर किसी देश की भूमि है, जैसे भारत की ही बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि 200 नॉटिकल मील, समुद्री मील तक क्या होता है, इस जो मतलब जिस भूमि से समुद्र जो लगा है उसका हिस्सा होता है, जो उसका भाग होता है। तो 200 के बाद में जो होगा उसे ही हाई सी कहते हैं। तो ये सब हाई सी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सब हाई सी की बात हो रही है। देखिए यह तट से 200 समुद्री मील से अधिक तक फैला हुआ है। कोई भी देश इसके संसाधन के प्रबंधन या सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे देखिए, जो मुक्त समुद्र संधि के में समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी का लगभग 43% हिस्सा शामिल है। ये की पॉइंट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बारे में जो है ये बहुत मोस्ट है। आगे देखिए, समुद्र का महत्व, मतलब जो मुक्त समुद्र का महत्व क्या है। मुक्त समुद्रों की जैव विविधता, वे लगभग 2.7 लाख ज्ञात प्रजातियों का घर हैं। इनमें से कई की खोज अभी बाकी है, बहुत सारी जो अभी खोजी नहीं गई हैं। जलवायु को नियंत्रित करना, मुक्त समुद्र कार्बन के अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करके और सौर विकिरण को संग्रहित करके और दुनिया भर में गर्मी वितरित करके ग्रहों की स्थिरता में मौलिक भूमिका निभाकर जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब देखो इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जलवायु को नियंत्रित करते हैं, इसमें हम एक लाइन से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चुनौतियां क्या होगी भैया, इसके अनुपालन करने में चुनौतियां होगी। देखिए, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने, समुद्र प्रदूषण के कारण राज्यों के बीच विशाल समुद्री क्षेत्रों में संधियों के नियम की निगरानी और उन्हें लागू करना मुश्किल हो सकता है। ये तो संभावना हर जगह बनी रहती है। ठीक है, जो मुक्त समुद्रों पर मानव जनित दबाव, ये भी देखिए भाई, वो तो मुक्त है ना, तो वहाँ पे कोई भी आ जा सकता होगा ना। इसमें समुद्री खनन, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक रिसाव, आग, अनुपचारित कचरे का निपटान, एंटीबायोटिक सहित, ठीक है, अत्यधिक मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियों का परिचय और तटीय प्रदूषण शामिल है। ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा
होने की संभावना जो होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार, अब क्या कोई कहेगा मेरा यहाँ तक है, मेरा यहाँ तक है। ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार और समुद्री सीमाओं पर परस्पर विरोधी दावों से संबंधित जटिलताएं और विवाद हो सकते हैं। ठीक है, खासकर प्रतिस्पर्धी हितों वाले क्षेत्र में। अब देखिए भैया, चाइना के आसपास का जो भी रहेगा ना, वो तो क्या दादा है ना, ऐसे तो ये खतरे बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं आगे की राह क्या होगी भाई। प्रभावी जो कार्यान्वयन, बिल्कुल संधि की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन और प्रवर्तन के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रभावी कार्यान्वयन हम कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट, कई सारी लाइंस, वो बिल्कुल क्या होती हैं, हर जगह हम यूज कर सकते हैं, तो वो हमको याद रखनी चाहिए। समय पर समीक्षा, ये भी हम हर जगह मतलब यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब में, लेकिन हाँ जहाँ भी। देखिए संधि के कार्य, भाई कोई चीज़ हो तो भाई उसका प्रभावी कार्यान्वयन ही करोगे, समय पर समीक्षा करिए, ये तो सब जो अच्छी बातें हैं ना, तो हम जो हर जगह लागू कर सकते हैं। संधि के कार्यान्वयन, प्रभावशीलता और अंतराल के आवधिक मूल्यांकन से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, दीर्घकालिक में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा उतनी ज़्यादा सफल रहेगी। ठीक है, क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर समझ को सक्षम करने और संधि के तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करने के लिए अनुसंधान और विकास को समर्थन और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया आपसे। अतिरिक्त जानकारी की में देख लें अगर, तो इसमें एक शब्द दिया है UNCLOS, क्या दिया है, UNCLOS। ठीक है, क्या हो गया, अंकलोस। अब देखो हमें क्या है, सबको होता है, ये पढ़ेंगे ना और ये लिखा हो, बताओ किस में आसानी है, ये समझ गए ना। हम ये समझ ही नहीं पाए कि भाई ये क्या लिखा है, अंकलोस या कुछ और है। ठीक, देखिए खैर, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को 1982 में अपनाया गया। देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया ना, वही सब इसमें एक पास दिया गया है। ठीक है, समुद्र का कानून भी कहा जाता है, अंकलोस को क्या कहते हैं, समुद्री कानून कहते हैं। जो अभी तक प्रभावित हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय सब ये जो संधि है, इसके जो प्रभावी होने से पहले क्या है, यही प्रभावी है, अंकलोस से ही सब काम होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।